everyone. So I welcome you all to our channel which is Arihant Padhaku. And as you all know that I'm Divya, your science expert, and I'm here to resolve all your doubts related to term 1. So basically we are with MCQ series और आपको पता है चैप्टर वाइज MCQ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि आप टर्म 1 बहुत ही बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर पाओ. So today we are going to do class 10th chapter 2 which is acid, bases and salts. जैसे कि आपको पता है कि इस चैप्टर में बेसिकली हमें ये इसका नटशेल इस चैप्टर से हमें ये पता लगता है कि हर एक सब्सटेंस का एक केमिकल नेचर होता है, या तो वो एसिडिक होता है या वो बेसिक होता है या वो न्यूट्रल होता है, और आपके पास कुछ एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस भी होते हैं. अब कौन सा सब्सटेंस एसिड है, कौन सा सब्सटेंस बेस है, कौन सा न्यूट्रल है, वो कैसे पता लगेगा, ये सब इस चैप्टर में आपको बताया जाता है. सो लेट्स सी कि कौन कौन से टॉपिक्स इस चैप्टर में इंक्लूडेड है. वी हैव एसिड्स, मतलब हमें एसिड्स के बारे में पढ़ना है. इसमें पूरा बेसिस, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, केमिकल प्रॉपर्टीज, पीएच, उसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स. And rest we have this thing washing soda, and then we have baking soda, plaster of Paris, कुछ compounds है ये, bleaching powder and caustic soda. तो ये सारे के सारे topics आपके chapter में included है. And let me tell you कि इस chapter से कोई भी deduction नहीं हुआ है, right? So no deduction. पूरा का पूरा आपको इस चैप्टर को थॉरली प्रिपेयर करना है, कहीं से भी कुछ छोड़ना नहीं है. बहुत अच्छे से तैयारी करो. बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बहुत इजी है. सेट रिजल्ट्स है कि कोई चीज ब्लू से रेड होती है, रेड से ब्लू होती है, एसिड का नेचर क्या होता है, बेस का क्या होता है, या कंपाउंड्स की क्या प्रॉपर्टीज होती है. तो बहुत बेसिक है और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, तो इसमें आपको ये सारा रेडी करना है इस चीज को. सो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यू सीरीज देन. आपको पता है कि किस तरीके से हम अटेम्प्ट करने वाले हैं. एक क्वेश्चन, 4 ऑप्शंस, 10 सेकंड का टाइम, और 10 सेकंड के बाद मैं दूंगी आपको करेक्ट आंसर और उसका एक्सप्लेनेशन. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. तो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज acid is a substance which when dissolved in water produces options: A, hydrogen ion, B, hydronium ion, C, hydroxide ion, and D, both B and C. And your 10 seconds are starting right now. Time is up and the correct option is option B, that is hydronium ion. अब देखो इस क्वेश्चन को समझाती हूं मैं आपको अच्छे से. देखिए जो एसिड होता है ना बच्चे, एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है, लेट्स से अगर HX है, इसके अंदर H दिख रहा है ना, तो इसका मतलब ये एसिड है. ठीक है, तो एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको जब हम पानी के अंदर डालते हैं वो डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन देता है और ये X नेगेटिव अलग हो जाता है. ये जो H पॉजिटिव आयन है, हाइड्रोजन आयन जो इसने दिया, ये हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ फर्दर कंबाइन होकर बनाता है हाइड्रोनियम आयन विच इज H3O पॉजिटिव. तो आप सोच रहे होंगे कि इस ऑप्शंस में आपके पास हाइड्रोजन आयन भी था, हाइड्रोनियम भी था. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसमें हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन दोनों ही करेक्ट है. बट जब आपको हाइड्रोनियम आयन दिया हो तो आप हाइड्रोनियम आयन को ही सिलेक्ट करो, क्योंकि बेसिकली एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जिसने हाइड्रोजन आयन दिया, बट उस हाइड्रोजन आयन ने वाटर के साथ कंबाइन होकर क्या बना लिया, फर्दर हाइड्रोनियम आयन. इसलिए यहाँ पे बच्चे बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. और आपको पता है ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया, किसने बताया कि एसिड पानी में डिसॉल्व होने के बाद हाइड्रोनियम आयन देगा. इट वाज गिवन एज द Arrhenius concept. It was given by scientist, that is Arrhenius. So next question coming up, which of the following hydroxides is not an alkali? कौन से इनमें से हाइड्रोक्साइड्स हैं जो अल्कली नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं. A, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, B, calcium hydroxide, C, we have copper hydroxide, and D, we have sodium hydroxide. So you have 4 options और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी हाइड्रोक्साइड अल्कली नहीं है. And your time starts right now. So time is up. आपको पता है
कि हमारे पास अल्कली बेसिकली क्या होता है, आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। तो अल्कली आपके पास वो होता है जो कि पानी के अंदर, जो बेस पानी के अंदर घुल जाता है। मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, सॉल्युबल बेस, मतलब जो बेस पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है वो आपके पास क्या कहलाता है, अल्कली। अब इन चारों ऑप्शंस में से जो बेस पानी के अंदर नहीं घुलता वो है ऑप्शन सी, दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड। जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है, इट इज नॉट एन अल्कली, क्योंकि ये पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होता। एंड यू, आई थिंक ये चीज आप सबको पता है कि सारे के सारे बेसिस, सारे के सारे बेसिस जो होते हैं वो अल्कली नहीं होते, क्योंकि वो सारे के सारे पानी में नहीं घुलते। बट सारे के सारे अल्कली बेसिस ही होते हैं, क्योंकि जो बेसिस पानी में घुल जाते हैं उनको आप अल्कली बुलाते हो। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ वीक ऑर्गेनिक एसिड इज A formic acid, B sulfuric acid, C nitric acid, and D HCl. And your 10 seconds starts right now. Time is up and the correct option is option A, that is formic acid. अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे इस क्वेश्चन में दो बातें बन रही है, वीक और ऑर्गेनिक एसिड, मतलब दो चीज है। एक तो वीक एसिड की बात हुई है और दूसरी चीज यहाँ पे क्या बात हुई है, ऑर्गेनिक एसिड की। तो ऑर्गेनिक एसिड तो आपको पहले पता होना चाहिए, वो एसिड होता है विच इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। जो प्लांट्स या एनिमल से एसिड ऑब्टेन होता है उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और वीक एसिड वो होता है जो पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं होता, मतलब जिसको आप पानी में डालो तो वो पार्शली डिसोसिएट होता है। मतलब क्या है इसका, कि अगर ऐसे एसिड को आप पानी के अंदर डालते हो तो उसमें H पॉजिटिव X नेगेटिव आयंस भी दिखते हैं और आपको अनडिसोसिएटेड HX भी दिखता है। तो इन चारों में से जब आप HCl को डालोगे तो H पूरा का पूरा डिसोसिएट होकर H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना देगा। नाइट्रिक एसिड को डालोगे तो नाइट्रिक एसिड भी पूरा का पूरा H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव बना देगा। सल्फ्यूरिक एसिड को डालोगे तो सल्फ्यूरिक एसिड भी पूरा का पूरा H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव में टूट जाता है। बट जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है, राइट, विच इज HCOOH, ये एक वीक ऑर्गेनिक एसिड है, इसलिए यहाँ पे ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द aqueous solution of the following compounds which contain both ions and molecules is A sulfuric acid, B nitric acid, C acetic acid, and D hydrochloric acid. And your time starts right now. आपको सोचना है कि जो एक्वस सॉल्यूशन होता है इनमें से कौन से कंपाउंड का ऐसा है जिसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स दोनों रहते हैं। टाइम इज अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अब जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जो वीक होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब होता है कि अगर उस एसिड को आप पानी के अंदर डालोगे तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, कहीं पे आपको ये मॉलिक्यूल्स नहीं मिलेंगे, अनआयनाइज्ड फॉर्म में ये नहीं मिलेगा। और कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं जिनको जब आप पानी के अंदर डालते हो वो पार्शली डिसोसिएट होते हैं, दे गेट पार्शली डिसोसिएट, मतलब वो आयनाइज्ड फॉर्म में भी होंगे और अनआयनाइज्ड इस तरीके से मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होता है, ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। नाइट्रिक एसिड इज HNO3, ये भी कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, इट इज ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग एसिड। एंड इफ आई टॉक अबाउट एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, इट गेट्स पार्शली डिसोसिएटेड, एसिटेट आयन और हाइड्रोजन आयन, और इसको आप इस तरीके से रिवर्सिबल का साइन लगा दोगे क्योंकि इसमें ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में भी होता है, क्योंकि ये एक वीक एसिड है और वीक एसिड पार्शली डिसोसिएट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कमिंग अप is, which one of the following will not produce an acid when made to react with water? A CO2, B CO, C SO3, and D NO2.
तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन गिवन ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एसिड नहीं बनाएगा जब हम उसको पानी के साथ रिएक्ट करेंगे. एंड योर 10 seconds आर स्टार्टिंग राइट नाउ. Time is up and the correct option is option B. That is carbon monoxide. अब आप देखो यहाँ पे आपको कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन की बात हो रही थी और ये तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं. तीनों के तीनों एलिमेंट्स क्या है? नॉन मेटल्स और ऑक्साइड्स के साथ रिएक्टेड है. तो आपको पता है कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती है उनका नेचर क्या होता है? एसिडिक. मतलब जब नॉन मेटल ऑक्साइड को हम पानी में डालेंगे तो वो एसिड बनाएंगे. बट कुछ नॉन मेटल ऑक्साइड्स हमारे पास न्यूट्रल भी होती हैं. राइट, मीन्स नीदर एसिडिक नॉर बेसिक. तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है. तो जब हम इसको पानी में डालेंगे इट विल फॉर्म कार्बोनिक एसिड. SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है. अगेन इट इज एसिडिक इन नेचर. इसको जब हम पानी में डालेंगे इट विल फॉर्म द किंग ऑफ केमिकल्स दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड. NO2 को जब आप पानी में डालोगे वी विल गेट नाइट्रस एसिड. बट जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो न्यूट्रल है. इट वोंट फॉर्म एनी एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर. सो दैट इज द रीजन यहाँ पे बी हमारा करेक्ट ऑप्शन था. नेक्स्ट क्वेश्चन. The metal oxide which can react with acid as well as alkali is A. Aluminium oxide, B. Calcium oxide, C. Sodium oxide and D is all. And your time starts right now. आपको बताना है कि कौन सा मेटल ऑक्साइड है इन गिवन 4 ऑप्शंस में से जो एसिड और अल्कली दोनों के साथ रिएक्ट कर लेता है. योर टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. तो इसको मैं आपको और डिटेल में समझाना चाहूंगी. आपको पता है कि जो हमारे पास मेटल ऑक्साइड्स होती हैं, मेटल ऑक्साइड्स का नेचर होता है दैट दे आर जनरली बेसिक इन नेचर. मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक इन नेचर. बट कुछ मेटल ऑक्साइड्स है हमारे पास जैसे Al2O3 एंड जिंक ऑक्साइड. इनका नेचर क्या है? दे आर एम्फोटेरिक. They are amphoteric. Amphoteric का मतलब है कि उनका करेक्टर एसिड, मतलब वो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर लेती है और वो बेसिक भी है नेचर में, वो बेस के साथ भी रिएक्ट कर लेती है. फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक एल्यूमिनियम ऑक्साइड और मैं इसको एक एसिड HCl के साथ रिएक्ट करूं, इट विल रेडिली फॉर्म AlCl3 प्लस वाटर. सिमिलरली अगर मैं इसको एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, लेट्स से NaOH, इट विल रिएक्ट टू फॉर्म NaAlO2, सोडियम एलिमिनेट एंड अलोंग विद दैट वी गेट वाटर. तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं दैट दे आर एम्फोटेरिक. मतलब इनमें एसिडिक और बेसिक नेचर दोनों है. तभी वहां पे उन ऑप्शंस में से आप देखो ऑप्शंस एल्यूमिनियम ऑक्साइड ही थी जो हमारे पास एम्फोटेरिक थी, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड बेसिक होती है और सोडियम ऑक्साइड भी बेसिक होती है. राइट, सो दैट मीन्स ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Phenolphthale's color in basic medium is dash, but in acid it is dash. Options A, pink colorless. Option B, yellow and pink. Option C, pink and orange. And option D is blue and red. And your time starts right now. Take your time and answer in live chat. So the correct answer is option A. जो फिनोफ्लीन होता है हमारे पास, फिनोफ्लीन एक इंडिकेटर है. फिनोफ्लीन क्या होता है? फिनोफ्लीन इज एन इंडिकेटर. और इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको जब आप मतलब किसी चीज के अंदर डालोगे तो उसके कलर में या उसके स्मेल में, फ्रेग्रेंस में कह सकते हो, चेंज आ जाता है. दैट इज एन इंडिकेटर. फिनोफ्लीन एक हमारे पास सिंथेटिक इंडिकेटर है. सिंथेटिक मीन्स नेचुरली अकरिंग नहीं है ये. इट इज सिंथेटिक इंडिकेटर. तो फिनोफ्लीन का जो कलर होता है, ओरिजिनल कलर फिनोफ्लीन का कौन सा होता है? कलरलेस. बट जब आप फिनोफ्लीन को बेस के साथ ट्रीट करते हो तो वो कलरलेस से पिंक हो जाता है. बट जब आप उसको एसिड के साथ ट्रीट करते हो इट रिमेन कलरलेस. इट रिमेन कलरलेस. सो दैट इज द रीजन यहाँ पे ए हमारा करेक्ट ऑप्शन था कि फिनोफ्लीन का कलर बेसिक मीडियम के साथ पिंक और एसिड के साथ इट बिकम्स कलरलेस.
Next question. The salt which in solution gives a pale green precipitate with sodium hydroxide solution and a white precipitate with barium chloride solution is A. Iron 3 sulfate, B. Iron 2 sulfate, C. Iron 3 chloride and D. Iron 2 chloride. तो इस क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि हमारे पास एक सॉल्ट है जो पेल ग्रीन प्रेसिपिटेट देता है जब हम उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के साथ रिएक्ट करते हैं, और व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है जब हम उसको बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 के साथ रिएक्ट करते हैं। और हमें पहचानना है कि वो कौन सा सॉल्ट है इनके अंदर से, और आपके 10 सेकेंड स्टार्ट होते हैं अब। Time is up and the correct option is option B, that is iron 2 sulfate. Iron 2 sulfate मतलब यहाँ पे आयरन अपनी फेरस फॉर्म में है, Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में है। तो जब आप FeSO4 को NaOH के साथ रिएक्ट करते हो, दोनों कंपाउंड से म्यूचुअली अपने आयन एक्सचेंज करते हैं एंड यू गेट सोडियम सल्फेट एंड along with that you get FeOH whole twice. Similarly, अगर आप FeSO4 को BaCl2 के साथ रिएक्ट करते हो बेरियम क्लोराइड के साथ, अगेन इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट एंड वी गेट FeCl2 प्लस बेरियम सल्फेट। इसीलिए यहाँ पे बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय अ सॉल्ट इज कॉल्ड एज A. Dehydration, B. We have effervescence, C is efflorescence and D. We have both B and C. And your time starts right now. आपको बताना है कि जो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन सॉल्ट लूज कर देता है उसको आप क्या बुलाते हो। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बाय अ सॉल्ट इज कॉल्ड एज एफ्लोरेसेंस। तो बेसिकली एफ्लोरेसेंस आप कैसे लिखते हो, लेट्स से अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास वॉशिंग सोडा है, यू नो के फॉर्मूला वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3.10H2O. नाउ if you expose it to air, it is assumed that it loses its 9 molecules of water of crystallization when it is exposed to air. So this property is called as efflorescence. Loss of molecules of water of crystallization by a salt when it is exposed to air. इसीलिए यहाँ पे इसको हमने क्या बोला, सी। अदरवाइज डिहाइड्रेशन तो आपको पता है किसी से पानी रिमूव होना, एफिसेंस झाग बनना, और एफ्लोरेसेंस दिस इज द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसीलिए यहाँ पे सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज Na2CO3.10H2O is A. baking soda, B. washing soda, C. we have POP and D is bleaching powder. And your time starts right now. आपको बताना है कि Na2CO3.10H2O बेकिंग सोडा होता है, वॉशिंग सोडा होता है, POP होता है या ब्लीचिंग पाउडर होता है। योर टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, इट इज वॉशिंग सोडा। क्योंकि आपके पास जो बेकिंग सोडा होता है उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, POP का फॉर्मूला होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो बचा वॉशिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है Na2CO3.10 water of crystallization. So that is why the correct option is option B. Next question, which one of the given acids is used in the treatment of bone marrow and scurvy disease? Options are acetic acid, B. hydrochloric acid, C. ascorbic acid or D option is nitric acid. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि इन गिवन एसिड्स में से कौन से एसिड है जो बोन मैरो और स्कर्वी डिजीज के ट्रीटमेंट में यूज होता है। सो टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड।
आपके पास जो एसिटिक एसिड होता है दैट इज CH3COH, ये यूज नहीं होता. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज HCl, अगेन इट इज नॉट बीइंग यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो और स्कर्वी. ना ही HNO3 नाइट्रिक एसिड यूज होता है. क्या यूज होता है यहाँ पे? स्कॉपिक एसिड विच इज C6H8O6. सो दिस इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ बोन मैरो एंड स्कर्वी डिजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन. Rubbing of which does relieve from pain in the case of bee sting. मतलब कभी आपको कोई बी काट लेती है तो क्या रब करने से आपको थोड़ा आराम आता है? A. Dilute HCl, dilute HNO3, toothpaste, and D. None. And your time starts right now. Time is up and the correct option is option C. Option C is the correct option. अब देखो, जब भी कभी आपको बी स्टिंग होता है तो बी से कौन सा एसिड आपके अंदर इंजेक्ट होता है? दैट इज फॉर्मिक एसिड. बी की स्टिंग में कौन सा होता है? फॉर्मिक एसिड. आपको पता है कि बी जब हमें काटती है थोड़ी इन्फ्लामेशन सी होती है, बहुत पेन होने लगती है. तो अगर आप उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर दोगे तो आपको रिलीफ आ जाएगा. तो इसका मतलब फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए एक बेस की जरूरत होगी. तो यहाँ पे डाइल्यूट HCl एक बेस नहीं है, एसिड है. HNO3 बेस नहीं है, एसिड है. टूथपेस्ट कैन बी यूज, क्योंकि कोई भी चीज जिसके अंदर आपके पास बेकिंग सोडा और वाटर आ जाएगा, इट विल गिव यू रिलीफ. तो टूथपेस्ट इज द वन विच कैन हेल्प यू in relieving from a pain of bee sting. Next question. Which of the given is the strongest acid in the world? A. Hydrochloric acid, B. Nitric acid, C is sulfuric acid, and D is carbonic. This is carbonic, right? Carbonic acid. And your time starts now. आपको बताना है कि strongest acid कौन सा होता है. You need to tell the name of the strongest acid. Time is up. वैसे तो हमारे पास और भी बहुत से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स हैं, लाइक मतलब अगर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड की बात करें दैट इज फ्लोरो एंटीमोनिक एसिड, बट दैट इज नॉट इन योर सिलेबस. तो अभी के लिए इसको हम समझ लेते हैं कि द किंग ऑफ एसिड्स. तो किंग ऑफ एसिड्स में हमारा क्या रहेगा? ऑप्शन सी विच इज सल्फ्यूरिक एसिड. सल्फ्यूरिक एसिड इज किंग ऑफ केमिकल्स और यू कैन से इट इज अ किंग ऑफ एसिड्स. Next question is, a complex salt is zinc sulfate, B sodium hydrogen sulfate, C iron 2 sulfate, and D is tetraamine copper sulfate. And your time starts right now. Time is up and the correct option is option D. क्योंकि देखिए कॉम्प्लेक्स सॉल्ट वो होता है जिसमें एक से ज्यादा मेटल आयंस होते हैं और उनमें कोऑर्डिनेट एक स्पेशल तरह की बॉन्डिंग हमें दिखती है. जैसे जिंक सल्फेट तो आपको पता है इट इज अ सिंपल कंपाउंड ZnSO4. सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट यू नो इज NaHSO4. Iron 2 sulfate is FeSO4. But tetraamine copper, tetraamine means amine is tetra 4 times. Then you have copper और यहाँ पे आपके पास है sulfate. So this is a compound where we get to see a complex sort of structure. So it is a complex salt, tetraamine copper sulfate. That is the reason D is the correct option. Next question. An indicator is one kind of the following compound. A. Reducing agent. B. Strong base or acid. C. Weak base or acid. And D we have salt. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि जो इंडिकेटर होता है वो इनमें से उसका नेचर क्या होता है. कौन सा ऑप्शन है जो उसके नेचर को जस्टिफाई करेगा? टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. आउट ऑफ दिस B would justify the nature of an indicator, क्योंकि देखिए indicator is a substance which brings about the change in its color or the change in its smell when any acidic,
या लिख देती हूँ मैं, when any acidic or basic substances added to it. So basically एक बहुत instant आपको color change दिखता है, and the reason being indicator is one of the compound, a strong base or an acid. That is why B is the correct option. An acid which can decolorize purple colored potassium permanganate solution is, कौन सा एसिड है जो पर्पल कलर्ड पोटेशियम परमैंगनेट सॉल्यूशन को डीकलराइज कर सकता है? ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी इज सिट्रिक एसिड, सी इज कार्बोनिक एसिड, एंड डी वी हैव हाइड्रोक्लोरिक एसिड. So which out of them can decolorize purple colored potassium permanganate? And here we go with your 10 seconds. आपको बताना है कि पोटेशियम परमैंगनेट के पर्पल कलर को डीकलराइज इनमें से कौन सा एसिड कर सकता है? टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. Citric acid is one of the acid which can decolorize the purple colored potassium permanganate solution by reacting with it. Next question. Which one of the given is incorrect? A. Acid turn blue litmus paper red. B. Aqueous solution of acids conduct electricity. C. Acids react with certain metals to form hydrogen gas. D. None of these. And your time starts right now. आपको बताना है इसमें से सब कुछ एसिड के बारे में दिया हुआ है, कौन सा स्टेटमेंट है जो एसिड के लिए इनकरेक्ट है? टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन, मुझे लगता है आप सबको आता होगा ये, दैट इज ऑप्शन ए. क्योंकि जो एसिड है, जो आपको पता है एसिड वो होता है जिसको जब हम पानी में डालते हैं वो हाइड्रोजन आयन देता है जो कि पानी के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है. दिस इज आर्हेनियस कंसेप्ट. इंडिकेटर्स के साथ ट्रीट करो. अगर हम लिटमस सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, नॉट ब्लू लिटमस रेड. तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड conduct electricity. That we know it conduct because they can easily dissociate into ions. Acid react with metals. कोई भी acid है metal के साथ react करेगा. You know that it will form salt और hydrogen gas भी evolve होगी. तो ये भी सही है. तो यहाँ पे जो statement incorrect है that is A part. That is the reason the correct option is option A. Next question. Most of the oxides of metals when react with acid they form a base, an acid, a salt, either A or B. And your 10 seconds are starting right now. मेटल का ऑक्साइड्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है? बेस, एसिड, सॉल्ट या ए और बी? सो योर टाइम इज अप. सो लेट मी टेल यू वन थिंग. मेटल ऑक्साइड्स, मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड्स, उनका नेचर क्या रहता है? बेसिक. और जब कोई बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है और वो क्या बनाता है? सॉल्ट एंड वाटर. तो दैट मीन्स यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा होने वाला है? सी. एंड लेट मी पुट वन एग्जांपल ऑल्सो. लेट्स से वी हैव कोई हम मेटल ऑक्साइड ले लेते हैं. लेट्स टेक MgO. इफ आई रिएक्ट विद एसिड इट विल फॉर्म MgCl2 plus H2O, a salt and a water. Next question. Which one of the given is formed when sodium hydrogen carbonate reacts with hydrochloric acid? A. Sodium chloride. B. Carbon dioxide. C. Water. And D. All of these. And your time starts right now. आपको बताना है कि जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? टाइम इज अप. एंड द करेक्ट ऑप्शन देने से पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ इसको. सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट NaHCO3 एंड वी आर रिएक्टिंग इट विद HCl. तो जब आप इसको इसके साथ रिएक्ट करोगे, ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू गेट NaCl, along with that we will get CO2 और साथ में बनेगा पानी. और यहाँ पे ऑप्शंस भी थे, सोडियम क्लोराइड, CO2 एंड वाटर. तो दैट मीन्स वी वुड गो विद D ऑप्शन. D ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन क्योंकि यहाँ पे NaCl भी बना, CO2 भी बना और वाटर भी बना. सो ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द गिवन इज यूज्ड एज एन एंटासिड? एंटासिड इसमें से आप किसको यूज कर सकते हो? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
calcium hydroxide, magnesium hydroxide, and D, all of these. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है इनमें से आप किसको एंटा एसिड यूज कर सकते हो. टाइम इज अप एंड इट वॉज क्वाइट इजी एंड मुझे पता है सबने सही आंसर दिया होगा. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज, बिकॉज एंटा एसिड इज समथिंग which reduces the effect of acid, which reduces the acidic effect. आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमें एसिडिटी हो रही है स्टमक में, है ना, तो हम एंटा एसिड्स लेते हैं, जेलोसिल, मेटाट्रेट, हिमोसिड, इस तरह के मेडिसिन पीते हैं. उन मेडिसिन के अंदर क्या होते हैं, बेसिस होते हैं जो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करते हैं. तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, in which one of the given reaction a salt is reacting with a base? इनमें से कौन से रिएक्शन में सॉल्ट एक बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है? A, NaOH plus HCl forming NaCl and water. B, CuOH whole twice plus H2SO4 forming CuSO4 plus 2H2O. C, KOH plus HCl forming KCl plus H2O. D, NH4OH plus Al 2SO4 whole thrice forming 2AlOH whole thrice plus 3NH4 whole twice SO4. And your time starts right now. Time is up and the correct option is option D. क्योंकि यह पूछा गया था कि सॉल्ट बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है. अब आप देखो इसमें देखें तो ये है एसिड और ये है बेस. यहाँ पे देखो ये है बेस और ये है एसिड. यहाँ पे भी देखो तो ये है एसिड और ये है बेस. बट इस केस में ये है बेस एंड एल्यूमिनियम सल्फेट इज अ सॉल्ट. सो दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is formed when calcium hydroxide reacts with carbon dioxide? Options देख लेते हैं. A, hydrogen gas. B, water. C, salt. And D, we have both B and C. And your time starts right now. आपको बताना है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करती है तो क्या बनता है. टाइम इज अप. So before I give you the correct option, हम reaction कर लेते हैं. Calcium hydroxide is CaOH whole twice. It reacts with carbon dioxide. अब आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड एक नॉन मेटल ऑक्साइड है तो उसका नेचर क्या है, एसिडिक. और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में आपको OH नेगेटिव दिख रहा है तो मतलब ये क्या है, बेस. तो मतलब यहाँ पे एसिड और बेस रिएक्ट करने वाले हैं और एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो बनता है सॉल्ट और वाटर. तो यहाँ बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट एंड वाटर. तो दैट मीन्स विल गो विद द ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी. मीन्स वाटर भी बन रहा है और यहाँ पे एक सॉल्ट भी बन रहा है विच इज कैल्शियम कार्बोनेट. नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंज ऑफ pH स्केल इज 7 to 10, 0 to 10, 0 to 14, 7 to 14. And your time starts right now. Time is up and the correct option is option C. आपको पता है कि हमारे पास एक pH स्केल होता है प्रॉपर, है ना, इस तरीके से. उसमें जो रेंज होता है उसमें जो इट रेंजेस फ्रॉम 0 to 14 और एक मिड पॉइंट होता है 7. 0 से 7 के बीच वाले उनको हम क्या मानते हैं, एसिड्स. 7 क्या है हमारे पास, न्यूट्रल. और 7 ऑनवर्ड जो बढ़ जाते हैं यहाँ पे दे आर बेसिस. तो बेसिकली स्केल का रेंज क्या है, सी, ऑप्शन सी, दैट इज 0 to 14. Next question, when acids dissolve in water, it releases A, H positive ion, B, H negative ion, C, H3O positive ion, H3O2 positive ion. And your time starts now. ध्यान से पढ़ो, ये नहीं दिया कि जब एसिड को पानी में डाला तो उसने क्या बनाया. ये पूछा है एसिड को जब पानी में डाला तो उसने क्या दिया. So the correct option is option A.
एसिड्स को जब हम पानी के अंदर डालते हैं, लेट्स से इफ आई हैव HCl, अगर मैं इसको पानी में डालूंगी तो ये H पॉजिटिव देगा, ठीक है, इनिशियली H पॉजिटिव देगा जो H2O के साथ कंबाइन होकर एक H3O पॉजिटिव आयन बनाएगा, राइट? सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी A पार्ट. Next question is, methyl orange color in acidic medium is A yellow, B pink, C red and D is orange. And your 10 seconds are starting right now. आपको बताना है कि मिथाइल ऑरेंज जो कि एक इंडिकेटर है उसका एसिडिक मीडियम में कलर क्या होता है. Time is up and the correct option is option C. Red color is the color of the methyl orange in the acidic medium. क्योंकि जो मिथाइल ऑरेंज आपके पास है, पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि वो एक इंडिकेटर है, और इंडिकेटर्स वो होते हैं जब एसिड या बेस के साथ उसको ट्रीट करते हैं तो उनके कलर या स्मेल में चेंज आता है. तो मिथाइल ऑरेंज का ओरिजिनल कलर ऑरेंज होता है, और जब आप उसको एसिडिक मीडियम के साथ ट्रीट करते हो इट टर्न्स रेड. इट टर्न्स रेड. दैट इज द रीजन, क्योंकि वो ऑरेंज से रेड हो जाता है, इसीलिए सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है. नेक्स्ट इज, the higher the hydronium ion concentration of a solution, A, lesser is the pH, B, higher is the pH, C, there is no change in the pH, and D, pH first increases then decreases. And your time starts right now. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज, क्वेश्चन समझ आया? पहले आप मुझे ये बताओ, जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन का कंसंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा होगा उतना सॉल्यूशन क्या होगा? क्या उसका पीएच कम होगा, ज्यादा होगा, या पीएच में कोई फर्क नहीं आएगा, या पीएच पहले बढ़ेगा फिर कम होगा? सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए, क्योंकि जितना ज्यादा हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन होगा इसका मतलब वो सब्सटेंस उतना ज्यादा एसिडिक होगा, स्ट्रांगली एसिडिक होगा, और इसीलिए उसका पीएच उतना ही कम होगा. तो आप याद रखो, जितना पीएच ज्यादा होता है उतना कम एसिडिक होता है, और जितना कम होता है पीएच उतना सब्सटेंस ज्यादा एसिडिक होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम इज A, CaSO4 dot half H2O, B, CaSO4, this is dot 2H2O, C, CaSO4 dot H2O, and D, CaSO4 dot 3H2O. Right, this is dot in all the four options. And your time starts right now. आपको केमिकल फॉर्मूला बताना है, जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी. जो हमारे पास जिप्सम होता है, जिप्सम बहुत ही ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है. आपने देखा होगा कि कभी जब हमारी फ्रैक्चर्ड हो जाती है बोन तो प्लास्टर कर देते हैं हमें, तो वो आप देखो कि प्लास्टर जब करते हैं दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाटर के साथ मिक्स करके करते हैं, बट आफ्टर सम टाइम्स व्हेन पीओपी रिएक्ट्स विद वाटर इट सेटल्स डाउन एंड फॉर्म्स द जिप्सम. और कितना हार्ड होता है जिप्सम दैट यू नीड अ प्रॉपर कटर टू कट इट, इतना हार्ड होता है जिप्सम. और जिप्सम का जो फॉर्मूला होता है दैट इज CaSO4 dot 2H2O. ये आपको याद रखना है. Next question, soda ash chemical formula is NaHCO3, Na2CO3 dot 9H2O, Na2CO3, Na2CO3 dot 10H2O. And your time starts right now. सोडा ऐश का केमिकल फॉर्मूला कौन सा आपको लगता है, वो आपने मुझे लाइव चैट में करेक्ट ऑप्शन उसका लिखकर बता देना. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. बेसिकली जो आपके पास एनहाइड्रस मतलब बिना पानी के सोडियम कार्बोनेट होता है उसका कॉमन नेम होता है सोडा ऐश. लेकिन जब आप सोडियम कार्बोनेट में पानी 10 मॉलिक्यूल्स डाल देते हो तो वो बन जाता है वॉशिंग सोडा. एंड NaHCO3 की अगर हम बात करें तो दैट इज बेकिंग सोडा, दैट इज बेकिंग सोडा उसका कॉमन नेम है. और Na2CO3 dot 9H2O is the sodium carbonate with 9 water molecules, राइट. तो इसका कोई ऐसा केमिकल नेम नहीं है. तो सोडा ऐश यहाँ पे क्या है, ऑप्शन सी.
Next question. Common salt, beside being used in the kitchen, can also be used as the raw material for the production of. जो कॉमन सॉल्ट होता है आपके पास किचन में तो यूज होता ही, आपको पता है नमक के बिना खाना हमें अच्छा नहीं लगता, उसके अलावा वो किस चीज की प्रोडक्शन में यूज होता है? बेकिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ब्लैक एश या स्लेक लाइम? ऑप्शन देख लेते हैं. बी एंड सी, ए एंड सी, ए एंड बी, और डी ऑप्शन है बी एंड टी. एंड योर टाइम स्टार्ट्स राइट नाउ. Time is up and the correct option is option C. It is used. Common salt आपको पता है क्या है? NaCl. And NaCl is used in the preparation of baking powder and washing soda. कैसे? आपको पता है जो बेकिंग पाउडर है, बेकिंग पाउडर में होता है बेकिंग सोडा और साथ में टार्टरिक एसिड. ठीक है, तो इनडायरेक्टली सही, बट NaHCO3 की प्रिपरेशन में हमें NaCl यूज होता है क्योंकि आपको पता है ना उसके अंदर अमोनिकल ब्राइन, NH3, वाटर, NaCl, CO2 ये सब रिएक्ट करते हैं और वॉशिंग सोडा में भी सॉल्वे प्रोसेस में ये चीजें रिएक्ट होती है, इसलिए यहाँ पे सी हमारा करेक्ट ऑप्शन. When electricity passes through molten NaCl, A. Sodium, metal and chlorine gases evolved. B. Only chlorine gas is produced. Chlorine and hydrogen gases are produced. The all of the given are produced. And your time starts right now. आपको बताना है कि जब molten NaCl से हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा? What will you get? Time is up and the correct option is option A. We would get sodium metal and chlorine gas. कैसे? आपको पता है कि molten NaCl है. You have molten NaCl. तो जब आप इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करोगे, इट विल डिसोसिएट टू फॉर्म Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. दिस विल मूव टू कैथोड क्योंकि ये केटायन है, एंड दिस विल मूव टू एनोड. तो बेसिकली आपके पास कैथोड पे क्या रिएक्शन होने वाला है? कैथोड पे Na पॉजिटिव मतलब उसने एक इलेक्ट्रॉन दे रखा है, वो वापस ले लेगा एंड इट विल फॉर्म अ लेयर ऑफ सोडियम. और एनोड पे क्या होगा? एनोड पे जब क्लोराइड आयन जाएगा, इसने एक इलेक्ट्रॉन ले रखा है, ये उसको वापस दे देगा, इट विल फॉर्म Cl. क्लोरीन इज अ डायटोमिक गैस, इट विल फॉर्म Cl2. तो एनोड पे आपके पास लिबरेट होगी Cl2 और कैथोड पे आपको कोटिंग मिलेगी सोडियम की. नेक्स्ट क्वेश्चन. द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज CaSO4 dot half H2O, B CaSO4 dot 2 H2O, C CaSO4 dot H2O, and D CaSO4 dot 3 H2O. And your time starts right now. आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला बताना है कि क्या होता है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. तो आप याद रखो, मैं आपको बताती हूँ कि देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ हेमीहाइड्रेट. डू नॉट कंफ्यूज इट विद जिप्सम क्योंकि जिप्सम और इसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स का ही फर्क है. इसमें हाफ होता है, ये POP है, और जिसमें 2 होता है दैट इज जिप्सम. और जिप्सम से ही POP बनता है. कैसे? जब आप जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, या आप कह सकते हो 373 केल्विन पे हीट करते हो, तो इसका 1.5 वाटर मॉलिक्यूल उड़ जाता है एंड वी आर लेफ्ट विथ POP. तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following phenomena occurs when acid is mixed with water? Neutralization, dilution या ionization? A only B, B part is A and B both, C B and C, and D part is only C. And your time starts right now. आपको बताना है कि जब आप एसिड को पानी के साथ मिक्स करते हो तो उसका न्यूट्रलाइजेशन होता है, डाइल्यूशन होता है या आयनाइजेशन होता है. तो टाइम इज अप. तो पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखो न्यूट्रलाइजेशन होता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं और वो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं. डाइल्यूशन मतलब किसी चीज के अंदर आप वाटर ऐड कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू आर डाइल्यूटिंग इट. आयनाइजेशन के अंदर पानी के अंदर वो सब्सटेंस डाल रहे हो आप, तो वो आयंस में ब्रेक हो रहा है. सो व्हेन यू ऐड एसिड टू वाटर, तो वो न्यूट्रलाइजेशन तो नहीं होगी क्योंकि वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, कोई बेस नहीं है.
बट डाइल्यूशन भी होगा क्योंकि एसिड में पानी ऐड हो रहा है, आयनाइजेशन भी होगा क्योंकि एसिड आयंस में टूट भी जाएगा. So that means we'll go with B and C. That means C option is the correct option. Next is milk of magnesia is Mg2OH whole thrice, B part MgO, C part MgOH whole twice, and D part Mg3N2. And your time starts right now. आपको बताना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इनमें से किसका कॉमन नेम है. टाइम इज अप एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. देखो मैग्नीशिया से ये तो क्लियर था, दिस इज दैट मीन्स Mg. यू शुड रिमेंबर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द कॉमन नेम फॉर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम होता है हमारे पास मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. नेक्स्ट इज येलो कलर टर्मरिक टर्न्स इनटू डैश इन अल्कलाइन सॉल्यूशन. येलो, रेड, पर्पल and blue. And your time starts right now. Time is up and the correct option is option B. आपको याद रखना है कि जो येलो कलर टर्मरिक हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है, या एक नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर है. इट रिमेन्स येलो. जब आप इसको एसिड के साथ ट्रीट करते हो तो ये येलो ही रहता है, बट जब आप इसको बेस के साथ ट्रीट करते हो इट टर्न्स इनटू पिंकिश रेड. तो यहाँ पिंक तो नहीं, रेड का ऑप्शन है आपके पास, इसलिए बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ह्यूमन बॉडी फंक्शंस करेक्टली व्हेन pH रेंज ऑफ ब्लड इज 6.8 to 7.8. You need to tell of I think you got it. pH range of blood. D 7 to 7.8, and third is 6 to 8, and D option is 5.5. And your time has started. Please tell me. Human body functions when the pH range of blood is. Your time is up, and the correct option is option B 7 to 7.8. Neutral to slightly basic. Neutral to slightly basic. जैसे कि मैंने आपको बताया भी था कि जो हमारा pH स्केल होता है 0 से 14 तक, 7 मिड पॉइंट हो जाता है. 7 वाले को हम न्यूट्रल मानते हैं और 7 से ऊपर ये हमारा बेसिक स्टार्ट हो जाता है. और जितना ज्यादा 7 से दूर होता है, एज इट इंक्रीजेस मोर इट बिकम्स मोर बेसिक. बट आवर बॉडी फंक्शंस करेक्टली व्हेन द pH रेंज ऑफ ब्लड लाइज बिटवीन 7 to 7.8, मींस स्लाइटली बेसिक, न्यूट्रल टू स्लाइटली बेसिक. सो आई होप कि जितना भी मैंने आपको पढ़ाया वो आपको समझ आ गया. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू वन थिंग कि ये पूरा MCQ सेशन जब आपने खत्म कर लोगे तो यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है फॉर अ PDF. और वो PDF किस चीज का है? PDF इज रिलेटेड टू द केस स्टडी. हम आपको कुछ केस स्टडी के क्वेश्चंस दे रहे हैं फॉर प्रैक्टिस. सो इट इज बेसिकली मेंट फॉर योर प्रैक्टिस. ठीक है, तो आप वो PDF डाउनलोड करो और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करो. राइट, सो आई थिंक यू गॉट इट एंड यू एंजॉयड द सेशन. So with this we come to an end of this session. I hope you like it. So if you like it, hit the like button, share the video with your friends, and do not forget to hit the bell icon for the notification. And one more thing, if you haven't subscribed our channel, that is Arihant Padhaku, then just do it right now. क्योंकि यहीं पे आपको मिलने वाला है बहुत सा मटेरियल, MCQ सीरीज बेसिकली, और टर्म 1 की सारी प्रॉब्लम्स हो जाने वाली है दूर. So we are meeting very soon in next chapter. तो please जब भी आप सेशन में आते हो be prepared with that chapter ताकि आप इंटरेक्टिव सेशन हो पाए. आप प्रैक्टिस आप हमारे साथ प्रैक्टिस करके आओगे तो आप उतना ज्यादा पार्टिसिपेशन कर पाओगे. Right, so my 3 tips for you. You know that study well, prepare, and please make your habit to write and learn. क्योंकि जो चीज लिख लेते हैं वो कभी भूलती नहीं है. Right, so we are signing off. We are meeting very soon. Love you, babies, and thank you. Bye-bye.